हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विकास शुक्ला और आज के इस वीडियो में मैं अपनी आईटी जेई की जर्नी जो है वो आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है, जो रीज़न है, वो सिंपल सा यही है कि मैंने जो मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स अगर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो हो सकता है कि वही मिस्टेक्स वो भी रिपीट कर रहे हों और ये वीडियो देखने के बाद वो उन मिस्टेक्स को करना बंद कर दें। तो इससे उन्हें अपने आईटी का जो ड्रीम है उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं हेल्प होगी। सो दिस इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, कुछ भी झूठ नहीं होने वाला है, बिकॉज जो भी मेरे साथ हुआ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है, बस वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज झूठ बोल के या बड़ा चढ़ाकर ना मुझे कोई फ़ायदा है ना आपको कोई फ़ायदा है ना। सो एवरीथिंग इज़ जस्ट ट्रांसपेरेंट। तो स्टार्ट हम करते हैं क्लास 10 से। क्लास 10 में 10 CGPA आई और साइंस में पहले से ही बचपन से ही इंटरेस्ट था। आई टुक साइंस लाइक मैनी ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। अब साइंस लेने के बाद क्लास 11th में मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि आईटी जेई की प्रिपरेशन करनी है। एंड आई एम लिविंग इन फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कोई आईटी जेई के लिए फिक्स कोचिंग नहीं है। बेसिक स्कूल की कोचिंग या ट्यूशन चलती है, बट आईटी जेई के लिए कोई भी नहीं है। और यहाँ पर माइंडसेट जो स्टूडेंट्स का रहता है वो यही रहता है कि हम 11th और 12th में स्कूल की जो स्टडीज़ हैं, बेसिक स्टडीज़ हैं, वो पूरी करेंगे। फिर 13th में या फिर हम ड्रॉप ले सकते हैं, जिसको हम ड्रॉपर बैच बोलते हैं। तो 13th में हम ड्रॉप लेकर आईटी जेई के लिए 1 ईयर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए या तो कोटा जाएंगे या फिर किसी और तरीके से हो सकता है कानपुर में जो कोचिंग है वहाँ पे चले जाएं। इस तरह के थॉट प्रोसेस यहाँ के स्टूडेंट्स का होता है। अबाउट ओनली 100 आउट ऑफ 100 ओनली 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो 11th में ही कोटा चले जाएं। मोस्टली स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट रहता है, तो मेरा भी यही माइंडसेट था। तो 11th में कोई सोचा नहीं था। तो 11th में आई वॉज डूइंग द बेसिक स्टडीज़ जो स्कूल की होती हैं। धीरे धीरे 11th के लास्ट तक आते आते एक दिन क्या हुआ, मैं एक बुक स्टोर पे गया। वहाँ पे मैंने एम.एल. खन्ना नाम की एक बुक देखी, सेकेंड हैंड। मैंने जब उस बुक को उठाया, उसमें क्वेश्चंस देखे, तो आई वॉज अमेज्ड कि इतने टफ क्वेश्चंस कि कोई कैसे सॉल्व कर सकता है। और वो क्वेश्चंस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने वो चैप्टर पर पढ़ रखा था, बट उसके जो सॉल्यूशंस थे वो तक मुझे समझ नहीं आ रहे थे। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड ऑल्सो। तो मैंने उस बुक को परचेज़ कर लिया और उस बुक को पढ़ने लगा। तो जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा वैसे वैसे मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब हमारे जो स्कूल के टीचर मैथ्स के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे टीचर हैं। वो जब पेपर बनाते थे तो उनका माइंडसेट यही रहता था कि एक स्टूडेंट अगर वो एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी प्रिपेयर करता है, ही कुड बी इजीली एबल टू स्कोर 40 to 50% मार्क्स। बट उसके ऊपर अगर लाना है तो यू शुड हैव डन सम हार्ड वर्क। हो सकता है कि आपने कोई अच्छी आईटी की बुक लगा रखी हो सकता है आपने कोई आर डी शर्मा या फिर कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रखा हो, तभी आप उससे ऊपर स्कोर कर पाएंगे। 11th के लास्ट में मैथ्स में मेरा स्कोर आया 76 एंड दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर। तो जो स्कोर मेरा 50% आता था पूरे साल भर, वो लास्ट में 76% आया एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। काफ़ी अच्छा लगा। 12th स्टार्ट हुई। अब 12th में सीधा डाउट ये आ गया कि अगर अब मैंने आईटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया बाई सेल्फ स्टडी, तो ना मैं आईटी का रहूँगा, मतलब ना मैं आईटी क्रैक कर पाऊंगा 12th में, और ना ही मेरा बोर्ड अच्छा जाएगा। बोर्ड भी इफेक्ट हो सकता है, बोर्ड पे भी इफेक्ट हो सकता है। दैट्स वाई आई साइडेड द ऑप्शन ऑफ आईटी और मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब स्टार्टिंग में तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब से देखना, स्कूल के जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स बनाना, और यही सब चलता रहा। फिर सितंबर में एनडीए का एग्जामिनेशन आया, तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया। रिटर्न मेरा लकीली क्वालिफाई हो गया था। तो जनवरी में मुझे इंटरव्यू देना था, प्री बोर्ड्स भी साथ में चल रहे थे। देयर वाज अ काइंड ऑफ बर्डन मेरे दिमाग पे। एक आ गया था कि मुझे एनडीए भी संभालना है इंटरव्यू, और मुझे साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन भी संभालनी है। उस वजह से एनडीए की इंटरव्यू की खास कुछ प्रिपरेशन थी नहीं। मैंने कुछ रिसेंट जो इवेंट्स थे वो पढ़ लिए थे और मैं चला गया था। ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज स्क्रीन्ड आउट बहुत बुरी तरह से। ठीक है, तो मैं वापस आ गया घर पे और फिर उसके बाद मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ऑलमोस्ट 1 मंथ था मेरे पास फरवरी का। उसके बाद मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले थे। मार्च 2019 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं और मैंने सारे बोर्ड एग्जाम्स दिए। काफ़ी गलतियाँ की मैंने। हर पेपर में मेरे 1 या 2 क्वेश्चन 1 2 मार्क्स के छूट जाते थे। मीन्स मुझे आते थे बट शायद वो ओवरलैप हो जाए किसी तरह, पेपर में मैं नहीं लिख पाया। दैट इज़ वाई इस तरह की मेरी छोटी मोटी गलतियाँ हुई। बट लकीली मैंने उस बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% स्कोर किया। मेरे सभी सब्जेक्ट्स में 95 थे, सीएस में 96 थे। बोर्ड्स काफ़ी अच्छा जाने के बाद थोड़ी दिल को संतुष्टि हुई कि ठीक है, अब आईटी जेई के लिए 1 साल मेरे पास है। आईटी जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो माइंडसेट वही था और फैमिली मेम्बर्स भी यही बोल रहे थे कि कोटा जाओ, 1 साल के लिए प्रिपेयर करो। तो सारे दोस्तों ने भी यही डिसाइड कर लिया था। दे ऑप्टेड फॉर कोटा और वो कोटा चले गए। सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स कोटा चले गए जो भी आईटी की प्रिपरेशन करना चाहते थे। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात घूम रही थी कि अगर मैं कोटा गया तो आई वुड पुट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन माई पेरेंट्स।
बिकॉज उस टाइम पे कोटा फैक्ट्री का भी एपिसोड्स थे, वो आ रहे थे, तो मैं सभी एपिसोड्स देख रहा था। मैं वहाँ पे देख रहा था कि कौन सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मेरे पास 2-3 ऐसे रीजन थे। फर्स्ट ऑफ द रीज़न वॉज फाइनेंशियल बर्डन, कि अगर मैंने पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन डाला और बाई चांस मैं आईटी क्रैक नहीं कर पाया, सो एक बहुत बड़ा रिग्रेट मेरे माइंड में रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और लाइफ टाइम नहीं तो कम से कम कुछ सालों के लिए। सो ये रिग्रेट से मैं बचना चाहता था। सो आई थॉट कि अगर मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ तो ये रिग्रेट बिल्कुल भी पूरी तरह से मेरे ऊपर से हट जाएगा। सेकेंड रीज़न वॉज कि कोटा जाकर स्टूडेंट्स को अपना ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, और हेल्थ के इश्यूज़ बहुत आते हैं कोटा में। सो इस वजह से मुझे लगा कि अगर मैं घर पे रहता हूँ तो ये हेल्थ वाला जो इशू है वो मेरा सॉल्व हो जाएगा। वाई? बिकॉज घर पे हम सबकी जो मम्मी होती हैं वो अच्छे से ध्यान रखेंगी और कोई हेल्थ का इशू तो नहीं आने वाला है। तो प्रिपरेशन में जो हेल्थ वाला फैक्टर है वो बिल्कुल भी हर्डल क्रिएट नहीं करेगा। सो यू कैन प्रिपेयर स्मूथली। सो दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न मेरा क्या था कि अगर मैं सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करता हूँ वाया यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे टीचर्स मैंने उस टाइम तक सर्च कर लिए थे हर एक सब्जेक्ट्स के, और मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि अगर सेल्फ स्टडी करना है तो मैं इन टीचर से पढ़कर एग्ज़ाम को क्लियर करने लायक मार्क्स ला सकता हूँ। सो थर्ड रीज़न वॉज कि अगर मैं आईटी खुद से पढ़ के निकालता हूँ तो इट विल सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी ऑल्सो, कि आसपास के जो स्टूडेंट्स हो सकता है वो भी फिर सेल्फ स्टडी की तरफ एक बार जाएँ, ऑप्ट करें। बिकॉज 11th-12th में भी मैंने कुछ स्कूल की जो कोचिंग्स होती हैं वो भी नहीं ली थी। सो आई वॉज लाइक कि हो सकता है आईटी की भी मेरे अंदर थोड़ी कैपेबिलिटी हो कि मैं आईटी को भी इस तरह से क्रैक कर सकूँ। तो यहाँ तक इतनी जर्नी में मैंने 2 मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक्स तो ये थी कि स्टार्टिंग लेट। मैं 13th में या एज अ ड्रॉपर स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना आईटी के लिए। सो स्टार्टिंग लेट इज इटसेल्फ अ बिगेस्ट मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक वॉज गोइंग अगेंस्ट योर इंटेलेक्ट, बिकॉज यू हैव ऑप्टेड फॉर सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी मैं ये नहीं कहता इट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, बट यू डोंट हैव अ प्लान फॉर इट। अगर आपने अच्छे से प्लानिंग कर रखी, यू नो एवरीथिंग दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कोर्स हो तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, आपके पास कोई वेल स्ट्रैटेजी नहीं है, एंड देन यू आर टेकिंग दिस रिस्क, तो ये रिस्क थोड़ा हैवी बढ़ सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज माई सेकेंड मिस्टेक। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। काफ़ी सारे हर्डल्स आए। ऐसा होता है कि हम IIT-JEE में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली सबसे पहला तो स्टार्टिंग का जो मंथ था उसमें 5 to 6 आवर्स मैंने पढ़ना शुरू किया। अब होता क्या था कि मैं 4 to 5 डेज़ की कंटिन्यूटी रखता था, लगातार पढ़ता था 4 to 5 डेज़ तक, फिर 1 या 2 दिन का ब्रेक आ जाता था। तो मेरी जो कंटिन्यूटी वाला फैक्टर था वो कभी मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था, और ये प्रॉब्लम मेरी बचपन से ही है कि मैं किसी भी चीज़ में कंटिन्यूस नहीं रह पाता हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ नॉट देयर इन माई वर्क। सो यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही थी। सो दैट्स वाई मैंने काफ़ी ट्राई किया कि इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करता रहूँ, बट जितना भी हो पाया प्रिपरेशन, दिसंबर तक सारी प्रिपरेशन की, क्योंकि जनवरी में पेपर 1 था JEE मेंस का, एंड दिस वाज JEE मेन 2020। ठीक है, तो तब तक कोविड नहीं आया था। कोविड का जो अलर्ट था वो ऑलमोस्ट मार्च के टाइम पे आने वाला था। तो जनवरी में पेपर 1 दिया मैंने, और पेपर 1 का मेरा स्कोर था 95 परसेंटाइल, और मैं बिल्कुल भी इस स्कोर से खुश नहीं था। 95 परसेंटाइल मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब परसेंटाइल है, बट जो मैंने गलतियाँ की थी उस पेपर में वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। मतलब मैंने 200 का अटैम्प्ट किया था, उसमें से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स की मेरी सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स थी। कहीं फार्मूला पुट करने में गलती, कहीं sin x की वैल्यू निकालने में, इंटीग्रेशन करने में गलती, उस तरह की मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी थी। तो ये था लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। तो ये थी मेरी यू कैन से थर्ड मिस्टेक, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम्स के टाइम पे यू कैन नॉट गेन दैट मच लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो हमें चाहिए होती है 80 to 90%। तो वो एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी। एंड आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द वीडियोज़। मुझे लगता था कि आई हैव अ लैक ऑफ कंटेंट, मेरे पास कंटेंट की कमी है, तो मैं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाऊँ। बट उन चीज़ों को सीखने के बाद एक प्रैक्टिस जो चाहिए होती है वो प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाता था। एंड कोटा में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो DPPs डेली बेसिस पे देते हैं, और उस वजह से क्या होता है एक प्रैक्टिस बनी रहती है, तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लेवल पर पहुँच जाती है। सो 95 परसेंटाइल आने के बाद मुझे काफ़ी रिग्रेट फील हुआ कि मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की हैं, एंड मेरा स्कोर 110-120 के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो मेन फैक्टर मेरे लिए ये था कि मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क करना है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ये टाइम भी गवा दिया, मैंने ऑलरेडी एक बैड डिसीजन ले चुका हूँ सेल्फ स्टडी करने का, और अगर मैं एक और बार ये ट्राई करता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपने IT के ड्रीम को पूरा ना कर पाऊँ। सो आई थॉट कि अगर कोटा में किसी तरह 2 to 3 मंथ्स के लिए जा पाया, और जो JEE मेन अप्रैल होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर पाया विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस, तो मैं हो सकता है काफ़ी अच्छा स्कोर जनरेट कर सकूं। सो आई वेंट टू कोटा। कोटा गया। अब कोटा जाने के बाद वहाँ पर मैंने रेजोनेंस में एडमिशन लिया, एंड एक अर्जुन बैच चल रहा था वहाँ पर क्रैश कोर्स का,
एंड आई टुक एडमिशन, और मुझे उसमें कुछ स्कॉलरशिप भी मिल गई थी विद द हेल्प ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो मार्क्स थे उसके बेसिस पर। सो 3 मंथ्स का कोर्स था, आई स्टार्टेड स्टडीइंग देयर। अब कोटा में जाने के बाद पहली बार मैंने इतना पढ़ा था लाइफ में, मतलब आज तक लाइफ में मैंने इतना नहीं पढ़ा। वहाँ का जो करिकुलम था वो ऐसा था कि 7 पे मुझे घर से निकलना होता था, 7:30 तक कोचिंग पहुँच जाता था, कोचिंग 7:30 को स्टार्ट होती थी और ऑलमोस्ट 1 o'clock तक चलती थी। फिर मुझे लंच ब्रेक का हम लोग को ब्रेक दिया जाता था कि लंच करके आ जाओ, 1 आवर के आसपास टाइम होता था हमारे पास। लंच करने के बाद हम वापस जाते थे और फिर 2 बजे से लगभग हमें डीपीपी सॉल्व करना, उसी दिन की डीपीपी सॉल्व करना स्टार्ट करा दिया जाता था। और ये डीपीपी सॉल्व करना ऑलमोस्ट 7:30, कभी कभी 8 बज जाते थे, तो तब तक हम डीपीपी सॉल्व करते थे। उसके बाद हम रात में निकलते थे, अपना डिनर करते थे मेस में, एंड देन वी गो टू अवर रूम्स, जो भी हमारे हॉस्टल होते हैं या फिर पीजी होता है वहाँ पे जाते थे। तो ये इतना हेक्टिक शेड्यूल था, बिकॉज मैंने कभी भी अपनी लाइफ में 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा कभी पढ़ाई नहीं था, तो इतना ज़्यादा पढ़ना। तो फर्स्ट डे आई वॉज एक्सॉस्टेड, मेरा दिमाग बहुत दर्द करने लगा था, सर बहुत दर्द करने लगा था और मैं आती सो गया था, ठीक है। और अगले दिन मैं सीधे 6:50 पे उठा, 10 मिनट थे मेरे पास, कुछ ऐसे ही नॉर्मली तैयार होकर मैं निकल गया कोचिंग के लिए। ओके, सो जो स्टडी रूटीन था वो काफ़ी बेकार हो गया था, बिकॉज मैंने आज से पहले इतनी पढ़ाई की नहीं थी। धीरे धीरे वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़िया थे, कुछ ऐसे थे जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो अपने कॉलेज छोड़ के आए थे। एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि NIACR एक कॉलेज है, काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, उस कॉलेज को छोड़ के आया था, एंड ही वॉज ऑसम, मीन्स काफ़ी टैलेंटेड था, स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी ग्रिप थी उनकी। और एक और मेरा दोस्त है, अभी भी वो कनेक्शन में है, तो उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। तो जो हमारा पहला पेपर हुआ उसमें मेरे ऑलमोस्ट 90 to 95 मार्क्स आए, और उस दोस्त के मेरे 250+ मार्क्स थे। सो मुझे वो डिफरेंस दिख पा रहा था कि प्रिपरेशन लेवल में कितना ज़्यादा गैप बचा है मेरे और एक अच्छे प्रिपरेशन लेवल वाले स्टूडेंट में। सो मुझे वो गैप फिल करना था। मेरे पास 2 मंथ 3 मंथ का टाइम था, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। अब कोटा, एक और कोटा में जो रेजोनेंस या फिर बाकी कोचिंग में काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस। तो अब मैं क्या करने लगा, मैं एक सैम्पल पेपर रोज़ डाउनलोड करता, उसको सॉल्व करता, उसमें जो भी मेरी मिस्टेक्स होती थी उनको एनालाइज करता, जो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो सारे डाउट क्लासेस में चला जाता सॉल्व करने के लिए। और मैंने अपनी क्लासेस छोड़ना कुछ टाइम के लिए शुरू कर दिया था, बिकॉज मुझे पता चल गया था कि अगर मैं अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकता हूँ, अपनी गलतियों पे फोकस कर सकता हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे सीख जाऊँगा। तो मैंने यही करना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा इंप्रूवमेंट होने लगा। अब ये टाइम आ गया था ऑलमोस्ट मार्च का, तो मार्च 14 और अप्रैल में जेईई मेंस की डेट 8 अप्रैल रिलीज़ हो गई थी, मतलब। तो अचानक क्या हुआ, कोविड-19 का अलर्ट आया, और तब तक मेरी प्रिपरेशन का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया था। और जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उस लास्ट टेस्ट में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मैंने वो जो डिस्टेंस था वो काफ़ी हद तक ट्रैवल कर लिया है, वो प्रिपरेशन लेवल मेरा आ चुका है। तो मुझे काफ़ी खुशी थी कि हाँ, यहाँ पर आके मैंने एक राइट डिसीजन लिया है। ओके, सो यही हुआ। अब कोविड-19 का अलर्ट आने के बाद कुछ टाइम तक ट्रेन्स पूरी तरह से बंद होने वाली थी, तो इसलिए लॉकडाउन लगने वाला था, ऐसा हम लोग सुन रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था ऐसा। तो मैंने और मेरे बाकी के फ्रेंड्स जो कि रह रहे थे, पहले ही कोटा आ गए थे 1 साल पहले, तो हम सब ने तय किया कि चलो हम लोग अपना सामान बांध कर चलते हैं अपने घर पर, बिकॉज कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, और एक बार लॉकडाउन लग गया तो हम यहीं पे फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमने वही किया। 1 महीने का मेरा कोर्स बचा हुआ था, बट आई लेफ्ट दैट कोर्स। ओके, ऑलमोस्ट 20 डेज़ का कोर्स बचा हुआ था, आई लेफ्ट दैट कोर्स, और मैं चला गया अपने घर, वापस आ गया, ठीक है। तो घर वापस आने के बाद अब वही सेल्फ स्टडी वाला रूटीन में आ गया। अब वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे टीचर से पढ़ा था जो कि बहुत ही बेस्ट टीचर्स थे, मतलब मैं वहाँ पे जाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वॉज इनटू अ सी ऑफ नॉलेज। यहाँ पर टीचर से आप जो भी पूछें वो सब वो बता देते हैं, तो मेरे कोई डाउट्स रह ही नहीं जाते थे, जो भी मेरे डाउट आ रहा था वो सब क्लियर हो जाते थे। तो दैट वाज द ऑसम थिंग अबाउट कोटा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोटा या फिर कहीं भी जहाँ पर अच्छे टीचर्स आपको मिल रहे हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, बिकॉज एक जो नॉलेज बुक से आती है वो बहुत टाइम लगता है। मैंने बुक्स पढ़ी थी, ऐसा नहीं था मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी, फिजिक्स की काफ़ी बुक्स पढ़ी थी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बट बुक्स से जब एब्जॉर्व करने में हम जब 2-3 बार पढ़ लेते तब जाकर हमें वो सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल पाता है जो हम एक अच्छे टीचर का लेक्चर सुन लेते हैं उसके अगर हम कंपेयर करें। सो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है बुक्स को पढ़कर समझना। सो अगर आपके पास 11th में आप, तो यू कैन गो थ्रू बुक्स, ये मैं सजेस्ट करूँगा। ओके, अदरवाइज इफ़ यू आर इन अ ड्रॉप ईयर या फिर आपके पास कम टाइम है, सो यू मस्ट हैव टू गो टू a teacher who has a lot of experience about that subject and he can clarify all your doubts. ओके, सो यही मेरा सजेशन हो गया यहाँ पर। सो अब मैं वापस घर पर आ चुका था। अब घर पर आने के बाद मेरे एक स्कूल टीचर मैथमेटिक्स के, उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि अब मेरे पास कुछ प्लान नहीं था कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। जेईई मेंस की कोई डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई थी, जस्ट उन्होंने नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन कर दिया था, बट कोई फाइनलाइज नहीं था। तो मैंने सोचा रिवाइज ही करते हैं, 1 मंथ में हम लोग एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ नहीं सकते।
तो मेरे मैथ्स के जो स्कूल टीचर थे उन्होंने कॉल पर लिटरली उन्होंने मेरे को फ़ोन कर करके कुछ डाउट्स रोज़ डेली बेसिस पे 5 to 6 डाउट्स देना शुरू किया मैथमेटिक्स के। एंड आई वाज लाइक 5 डाउट्स में मैं 4 डाउट्स कभी सॉल्व कर लेता था, कभी 3 डाउट्स, एंड दैट वाज IIT एडवांस लेवल डाउट्स। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता था क्योंकि यही डाउट्स जब मुझे 1 साल पहले दिए जाते थे, आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व। और PNC जैसा चैप्टर जो कि मुझे काफ़ी टफ लगता था विद रिस्पेक्ट टू IIT पॉइंट ऑफ व्यू, उसके मैंने सारे के सारे PYQs सॉल्व कर लिए थे, एंड दैट वॉज इटसेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। तो देख के लग रहा था कि अच्छा चल रहा है, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और होपफुली सिलेक्शन हो जाएगा। आगे टाइम बीतता गया। अब अप्रैल का जो जून में पोस्टपोन हुआ था, वो जून में भी एग्जाम्स नहीं हुए, जुलाई में होने वाले थे, और काफ़ी उस टाइम तक डेथ पर डे न्यूज़ में आने लगी थी कोविड-19 की वजह से। अब मैं फरुखाबाद में रहता हूँ और मेरे लगभग 2 to 3 किलोमीटर्स अभी ही गंगा रिवर है। तो क्या होने लगा, कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की जो डेथ होती थी, तो जो जनाजा हम बोलते हैं या फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो सामने, घर के सामने से ही जाया करती थी। सो मैं रोज़ देखता था कि ये डेड बॉडीज़ जा रही हैं और इतने मास लेवल पर ऑलमोस्ट एवरीडे 2 to 3 बॉडीज़ हो जाती थी। तो काफ़ी मतलब एक डिप्रेशन टाइप का मतलब दिमाग में हो गया था कि सामने देख रहा हूँ कि दिस इज़ द लाइफ, और लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं, कभी भी जा सकती है। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE, और मेरा बेसिक रीज़न जो था IIT JEE कॉलेज अचीव करने का कि हाँ मैं कॉलेज में जाऊँगा, काफ़ी चीज़ें सीखूंगा और मस्ती करूँगा, और 3 इडियट्स की जैसी मूवी बनी है वैसी मेमोरीज बनाऊंगा। दैट वाज द बेसिक रीज़न व्हाई आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। मेरे पास कोई बड़ा रीज़न नहीं था, और जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये रीज़न बहुत छोटे रीजन्स हैं, और इन रीजन्स को लेकर मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी। और वहीं पर जब ये मैं रोज़ देखता आ रहा था, तो धीरे धीरे एक डिप्रेशन टाइप का माइंडसेट बनने लगा था उस टाइम तक। और जब मैं बुक रखता था सामने, पढ़ने की कोशिश करता था, सो आई वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। ठीक है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी कम हो गया था। अब फ़ोन उस टाइम पे मेरे पास था, तो फ़ोन में आई हैव स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, बिकॉज एग्जाम्स का कोई फिक्स नहीं था कब होने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लगा। तो इस तरह से आई वॉज किलिंग माई टाइम। और 14 जून को एक इंसिडेंट हुआ, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, एंड दैट लिटरली शॉक मी, बिकॉज जब से मैंने MS धोनी की मूवी देखी, आई वॉज लाइक इंस्पायर्ड बाई दैट मूवी। और उसी मूवी ने मतलब मुझे लाइफ के लिए इंस्पायर किया कि काफ़ी कुछ लाइफ में उखाड़ना है, करना है, एक स्ट्रगल होना चाहिए लाइफ में। तो वो सब उसी मूवी से सीखा मैंने। तो जब इतने बड़े स्टार की डेथ हो गई, एंड आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी लो बैकग्राउंड से आता हुआ, काफ़ी हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट था, मीडियम क्लास फैमिली से आया था, एंड देन इतना बड़ा सुपरस्टार बनना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और या 7 लाना इज़ नॉट अ जोक। तो मैं पहले से ही वो सब जानता था और मैं उसे प्रेज़ करता था। आई वॉज लाइक हिज फैन। तो उसकी डेथ के बाद मतलब आई वॉज लाइक, मतलब मैं हमेशा सर्च कर रहा था यूट्यूब पर कि मुझे भरोसा नहीं हुआ था, और अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इज़ ही नॉट रियली प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो इस टाइप का कनेक्शन बन गया था MS धोनी के बाद। ओके, सो उसके बाद धीरे धीरे प्रिपरेशन का लेवल डाउन होता गया और मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी। आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर। पेरेंट्स बहुत बोलते थे पढ़ ले बेटा, अभी टाइम है, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो और फिर तुम अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट में रहोगे। और मुझे भी समझ में आता था, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठता था आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, और धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ख़राब होती गई, हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। एक दिन मैंने फिर डिसाइड किया कि काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड कर दिया। सितंबर में एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई थी, और ये सितंबर में ऑलमोस्ट 1 to 2 मतलब डे स्पेंड हुए थे इस मंथ के। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी ताकि मैं उस हेल्थ इशू से बच पाऊँ, और कुछ ना कुछ करके मैं बस फोकस कर रहा था। मैंने फार्मूलेज मैं सारे के सारे भूल गया था JEE के। सो उन फार्मूलेज को मैं याद करने लगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स PNC के जो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था पहले, वो सारे क्वेश्चन मुझे नए से क्वेश्चन लगने लगे, एंड आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज मैंने प्रैक्टिस पूरी तरह से छोड़ दी थी। एंड दिस वॉज गोइंग ऑन। और लास्ट जब मेरा एग्जामिनेशन का डे आया, उस दिन मैंने JEE मेंस दिया। पता था प्रिपरेशन बहुत बेकार है, तो पेपर भी कुछ खास अच्छा जाने वाला नहीं है, और रिजल्ट आया JEE मेंस। तो JEE मेंस में मेरा 97 परसेंटाइल आया। ठीक है, और एडवांस के लिए आई क्वालिफाइड 97.3 या 5 ऐसा कुछ आया था। ओके, तो क्वालिफाई हो गया था एडवांस के लिए, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। अब मेरे पास यही एक ऑप्शन बचा था, बट सिंस हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, तो एडवांस और मेंस के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी कम था। तो ऑलमोस्ट 15 डेज़ का गैप था, तो उतने ही दिनों में एडवांस के लिए प्रिपेयर करना था। और बीच में ही UPTU का भी एग्ज़ाम था, जो कि स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, UP के लिए। सो आई स्किप दैट एग्ज़ाम बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं इस एग्ज़ाम के लिए फोकस करूँगा तो मुझे 2 से 3 दिन ऑलमोस्ट बर्बाद करने पड़ेंगे, एंड दैट कैन कॉस्ट IIT
टू मी। ओके, सो इसलिए मैंने क्या किया, उस एग्ज़ाम को स्किप कर दिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा था उस टाइम पे, आई थिंक करियर पॉइंट का वो कोर्स था। सो वो कोर्स मैंने ले लिया। इट वॉज 15 to 20 डेज कोर्स। ओके, एंड काफ़ी मिनिमल कॉस्ट में वो दे रहे थे, तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दैट कोर्स और मैं पढ़ने लगा। ठीक ठाक काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने रिवाइज किए, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि मेरी काफ़ी अच्छी ग्रिप हुआ करती थी पहले, एंड अब वो कॉन्सेप्ट्स मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहे थे माइंड में, एंड आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो मुझे काफ़ी बुरा भी फील हो रहा था, बट जैसी प्रिपरेशन है वैसा देना पड़ेगा, बिकॉज दैट वॉज माई मिस्टेक। लेकिन एक चीज़ का मुझे मतलब रिग्रेट नहीं था कि जो सारे एक्शंस लिए वो मैंने खुद से लिए। अगर मैं किसी और की बात मानता, हो सकता है मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता स्टार्टिंग में किसी और के कहने पे, बट बाई चांस अगर उससे मेरा जो रिजल्ट है उस पर इफेक्ट आता है या कुछ, तो मैं हमेशा के लिए रिग्रेट ये रहता कि मैं वो चीज़ इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज उस पर्सन ने मुझे ऐसा कह दिया था। और ये रिग्रेट मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट है। अगर मैं खुद डिसीजन लेता हूँ, चाहे उन डिसीजंस की वजह से मेरे साथ कुछ गलत हो, उन डिसीजंस की वजह से मैं अपनी लाइफ में हर्डल्स मुझे सामना करना पड़े, हर्डल्स का सामना करना पड़े, बट वो डिसीजंस मेरे खुद के डिसीजंस हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी स्टार्टिंग से ही रहती थी कि सारे डिसीजंस मुझे खुद लेने अपने लाइफ के। ओके, सो वही करता आ रहा था, और चाहे उसके लिए मुझे एडवर्सिटी भी फेस करनी पड़े, आई वॉज रेडी फॉर दैट। ओके, सो एडवांस का दिन आया, आई गेव एडवांस। एडवांस का जो पेपर 1 था उस टाइम पे मैंने पेपर 1 दिया। पेपर 1 देने के बाद जैसे ही बाहर आया मैं, आई वॉज क्वाइट हैप्पी बिकॉज पेपर 1 मेरा लिटरली काफ़ी अच्छा गया था, एंड अच्छा गया था इन द सेंस प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से मेरा काफ़ी अच्छा गया था। एंड उसी टाइम पे मेरे टीचर का भी कॉल आया, एंड हिज नेम इज़ एंडी सर। तो उन्होंने मेरे को वैसे भी काफ़ी सपोर्ट किया था जब मैं डिप्रेशन टाइप का मूड होने लगा था उस टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे। आई कॉल्ड हिम और मैंने कहा सर कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रही, जीरो प्रिपरेशन हो गई है, फॉर्मूले सारे बोलते जा रहा हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जितना प्रिपरेशन हो पा रहा है तुम उतना करो, डोंट फोर्स योरसेल्फ सो मच, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो लाइफ है, तुम्हें कमाना है, तो हम साथ में मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, बट तुम चिंता मत करो। इस तरह से उन्होंने मुझे उस टाइम पे समझा दिया, और आई वॉज हैप्पी, मतलब मुझे थोड़ी सी सुकून मिलता है थोड़ा सा उनकी बातें सुनकर। तो ऐसा कोई लाइफ में होना चाहिए, पेरेंट्स को छोड़ के। पेरेंट्स आपके हमेशा आपके साथ रहेंगे, बट एक और थर्ड पर्सन होना चाहिए जो कि आपको समझता हो, जो कि टफ टाइम में आपके साथ खड़ा हो। ओके, तो वो सर मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और लाइफ टाइम करता रहूँगा, बिकॉज मेरी जो भी मैंने अचीव किया, चाहे वो छोटा सा अचीवमेंट हो, बट उस अचीवमेंट के पीछे पेरेंट्स के साथ साथ उनका बहुत बड़ा हाथ है। ओके, सो हाँ, मैं जेईई एडवांस मैंने दिया, तो जेईई एडवांस देने के बाद पेपर 1 बहुत अच्छा गया। एंड जब मैंने कॉल किया सर को, तो सर ने कहा कि आई वॉज प्रेइंग फॉर यू, और बहुत अच्छी बात है अगर पेपर 1 अच्छा गया, पेपर 2 भी भगवान की कृपा से अच्छा जाएगा, ऐसा करके उन्होंने मुझे विश किया पेपर 2 के लिए। एंड पेपर 2 देने गया, पेपर 2 काफ़ी टफ था, और उसमें पीएनसी वगैरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे जो कि मेरे वीक चैप्टर्स थे, एंड मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस थे, उसमें इंटीजर वाले में काफ़ी मिस्टेक हुई मेरे से, तो वो पेपर मैंने काफ़ी स्पॉइल कर दिया। एडवांस का मुझे पता था रिजल्ट में शायद ही मेरा सिलेक्शन होगा, शायद ही मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 40 के आसपास, और जब रिजल्ट आया तो आई सॉ दैट द स्कोर वॉज 80 एंड आई वॉज क्वालिफाइड बाई जनरल कैटेगरी। ओके, बट मेरी रैंक थी 24 के अराउंड 24,000, और मुझे पता था कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। बट एक चीज़ थी कि हाँ ठीक है, आईआईटी का जो एग्ज़ाम है, इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, एटलीस्ट वो मैंने क्रैक तो किया है, और बस इतनी संतुष्टि थी मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को पता था मेरा प्रिपरेशन लेवल ये है, और इस प्रिपरेशन लेवल से मैंने अगर ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, दैट इज़ गुड थिंग। बस ये कुछ तरीके होते हैं जो अपने आप को समझाने के लिए होते हैं, मतलब तुमने कोई गलती कर दी, अब अब 2 ही ऑप्शन रहते हैं अपने पास, या तो उस गलती को पकड़ के बैठ जाओ, या फिर उस गलती के लिए रिग्रेट करते रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर उस गलती से मूव ऑन हो जाओ। तो मूव ऑन होने का यही तरीका है कि एक्सेप्ट करो, येस इट वाज माय मिस्टेक, और वही मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई मेरे से गलती हुई है, लेकिन जो डिसीजन था वो मेरा ही था, तो मैं किसी और पे ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, द ब्लेम इज़ कम्प्लीटली माइन। और ठीक है, मैं सीखता हूँ, मैंने सीखा इस गलती से कि जो मैंने गलतियाँ की हैं उनसे लाइफ में क्या क्या मुझे आगे करना है, और उनमें मुझे ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आगे मैं मूव ऑन हुआ, और काउंसलिंग के प्रोसेस शुरू हुआ, और मुझे कॉलेज मिल गया एनआईटी सूरत, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। कॉलेज स्टार्ट हो गया मेरा, एंड आई एम करेंटली इन द सेकेंड ईयर। अब इस पूरी जर्नी में मेरे जो बिगेस्ट मिस्टेक थी, मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक की, आप अगर लिस्ट डाउन करेंगे 5 to 6 मिस्टेक्स तो नॉर्मली निकल ही जाएंगी, बट जो बिगेस्ट मिस्टेक थी, जो कि सेंट्रिक मिस्टेक थी, अगर वो मिस्टेक मैं संभाल लेता तो शायद जितनी मिस्टेक्स हैं उन सबका इफेक्ट है वो अपने आप नलीफाई हो जाता। तो दैट मिस्टेक वॉज द रीज़न बिहाइंड प्रिपेयरिंग ऑफ आईआईटी। तो आईआईटी के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रहा था उसके पीछे जो कारण था वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं था। मेरा रीज़न यही था कि मेरे को एक कॉलेज जाना है, उस कॉलेज में खूब मस्ती करनी है, नई चीज़ें सीखनी है, नए दोस्त बनाने हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, और बस इन्जॉय करना है, मेमोरीज बनानी है, बस इस तरह के मेरे पास रीज़न थे आईआईटी के अंदर जाने के।
तो जब तक किसी काम के पीछे एक सॉलिड रीज़न ना हो तब तक आप उस काम में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रख सकते। अगर आपके सामने कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आने लगी, कुछ हर्डल्स आने लगे, यू विल लेफ्ट योर वर्क, यू विल लीव योर वर्क। ओके, तो यही मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, मेरे सामने डेड बॉडीज आनी थी। तो उस टाइम पे एक बड़ा रीज़न मुझे चाहिए था जो कि विद होल्ड करता मुझे अपने IIT के प्रिपरेशन के जर्नी के साथ, बट वो ऐसा कोई रीज़न था ही नहीं। जो रीज़न था वो काफ़ी वीक बॉन्ड बना रहा था मेरी जर्नी और मेरे बीच में, और वो वीक बॉन्ड इस चीज़ की वजह से टूट चुका था और यहीं पर सारी मिस्टेक हुई थी। अगर ये मिस्टेक मेरी नहीं होती तो शायद आज मैं किसी IIT में होता। बट ठीक है, जो भी हो सकता है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आपको ये वीडियो एंगेजिंग लगाओ, बट जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने अनुभव किया है वो मैंने आपके सामने रखा है, और हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे। अगर हेल्प करता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, आज नहीं तो 1 साल बाद लाइक कर देना। बट ठीक है, अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर के लिए नहीं बोलूँगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच अगर आपने अभी तक मुझे सुना है। एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड मेंटेन योर कंटिन्यूटी। फर्स्ट फाइंड अ सॉलिड रीजन बिहाइंड योर प्रिपरेशन। अगर आपको सॉलिड रीजन नहीं मिल रहा है तो कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए आप सोचिए, शांति से बैठिए, सोचिए। प्रिपरेशन थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक सॉलिड रीजन नहीं हुआ तो बाई चांस अगर आपके लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने लगी या कुछ हर्डल्स आने लगे तो हो सकता है आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को बहुत नीचे गिरा दें, और अगर एक बार नीचे गिर गया तो फिर वो रिग्रेट काफ़ी लंबा जाता है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।